वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम सब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारे 12th अकाउंटेंसी के ए सेक्शन का हमारे फर्स्ट यूनिट का 5th चैप्टर है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बच्चों, पिछला जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि नए साझेदार का प्रवेश, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो फर्म में परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण की बहुत सारे एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। तो वो सभी एडजस्टमेंट हमने सीखा था अपने पिछले चैप्टर में। उसी प्रकार जब एक फर्म में नया साझेदार आता है तो जो फर्म में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जब फर्म से कोई विद्यमान साझेदार चला जाता है, वह अवकाश ले लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में भी बहुत सारे परिवर्तन जो है उस फर्म में होते हैं, जिसके कारण की फर्म को यहाँ पर बहुत सारी चीजों का जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब विद्यमान साझेदारों में से कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या क्या परिवर्तन जो है फर्म में करने पड़ते हैं और उन परिवर्तन के कारण जो लेखे हैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। इन एडजस्टमेंट की हम यहाँ पर स्टडीज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फर्म में जो विद्यमान साझेदार है वो किन किन कारणों से जो है वो फर्म से अवकाश लेता है या फर्म को छोड़कर जाता है। तो यहाँ पर कुछ निम्न कारण हैं जिन्हें जान लेना हमको जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, विद्यमान जो साझेदार है वो फर्म से क्यों जाता है, क्यों उसको रिटायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ कारण है इसमें। सबसे पहले तो आप देखिए कि सूचना देकर, कई बार जो विद्यमान साझेदार है वह स्वतः ही चाहता है कि वह अब दूसरे फर्म में चला जाए या इस फर्म को छोड़ दे, तो उसके जो भी पर्सनल रीजंस होंगे उसके कारण वह क्या करता है, सभी साझेदारों को सूचना देता है अपने अवकाश का, और इस प्रकार वह सूचना देकर, नोटिस देकर जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरा आपका जो कारण है वो ये है कि वृद्धा अवस्था के कारण। हमने सुना है कि एक उम्र के बाद जो है हर व्यक्ति जो है वो रिटायर हो जाता है। तो उसी प्रकार फर्म में भी जब कोई साझेदार वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, जब वह कार्य करने में सक्षम नहीं रहता, तो वह चाहता है कि वह अब व्यवसाय से रिटायरमेंट ले ले या अवकाश ग्रहण कर ले। तो वृद्धा अवस्था के कारण भी जो है फर्म से साझेदार जो है वो छोड़कर जाता है फर्म को। तो इसी प्रकार बच्चों, तीसरा हमारा कारण है मतभेद होने के कारण। हमने देखा है प्राय जहाँ 4 लोग हैं, जहाँ 5 लोग हैं, वहां पर मतभेद किसी न किसी कारण से कभी न कभी होते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार अगर ऐसे किसी साझेदारी फर्म में किसी कारणवश कोई मतभेद हो गया और आपसी सुलह नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में भी कोई साझेदार जो है वो नाराज होकर फर्म को छोड़कर जा सकता है। तो किसी भी कारणवश अगर कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाता है तो फर्म में बहुत सारी परिवर्तन जो है होते हैं। देखिए, हमारा चौथा कारण है अन्य कार्य करने हेतु। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जहां पर वह ज्यादा लाभ प्राप्त करता है, वह वहां पर जाना ज्यादा पसंद करता है। तो अगर वह किसी फर्म में है और वहां पर उसको लाभ नहीं हो रहा है या दूसरे फर्म ने उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, ज्यादा लाभ का जो है उसको लालच दिया है, तो ऐसी दशा में भी वह विद्यमान फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में चला जाता है। तो अन्य किसी फर्म में कार्य करने हेतु भी जब वह अपने प्रेजेंट जो व्यवसाय है, प्रेजेंट बिजनेस है, उसको छोड़कर जाता है, तो इसको भी अवकाश ग्रहण बोलते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कारण है, कुछ आवश्यकताएं हैं जिसके कारण की विद्यमान साझेदार जो है वो फर्म को छोड़कर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी फर्म में बहुत सारी चीजें जो है परिवर्तित होती हैं। तो बच्चों, इन सभी परिवर्तन को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर कोई भी साझेदार फर्म में आता है तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता था, गुडविल और कैपिटल ये सब लेकर आता था, जिसके कारण की जो साझेदारी जो संस्था है उसमें जो लाभ होता था, उस लाभ हानि में सबसे पहले परिवर्तन होता है। उसी प्रकार बच्चों, जब कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है तो ऐसी दशा में भी सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो लाभ हानि में ही परिवर्तन होता है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक को लेते हैं। तो बच्चों,
हमारे इस चैप्टर में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इसको हम सीखेंगे। तो देखिए हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा आज का विषय है वो है नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों इस टॉपिक को सीखने के लिए यहाँ पर इस चैप्टर में दो कंडीशन है, जिस दो कंडीशन को हमको समझना है, जिसमें से हमारा फर्स्ट केस या पहला कंडीशन जो है वो ये है कि जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करें जो वह पहले प्राप्त करते थे। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे साझेदार थे, हमारे जो फर्म में विद्यमान साझेदार है, उनमें से अगर कोई साझेदार चला जाता है तो बाकी जो साझेदार हैं वो अपना अनुपात क्या रखेंगे, उसी अनुपात में प्राप्त करेंगे जो वो पहले प्राप्त करते थे। मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा नए साझेदार के विद्यमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद। तो इस केस को समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। मान लीजिए तीनों साझेदार का जो अनुपात है वो आपका है 3:2:1। ठीक है। ये हमारा जो 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदार का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम लोग 3 कंडीशन लेते हैं कि मान लो ए ने अवकाश ग्रहण कर लिया। तो ए ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो इस केस में जब हम फर्स्ट केस की तरफ देखते हैं तो फर्स्ट केस के अनुसार हमारा सिंपल सा है कि ए के अवकाश ग्रहण करने पर जो रेशियो है, नया रेशियो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बचे कितने बी और सी, तो इनका जो पहला अनुपात था 2:1, बस इतना ही इसका जो है नया रेशियो या नया अनुपात हो जाएगा। सिंपल है। ए चला गया तो अनुपात कितना हो गया बी और सी का, पहले कंडीशन में 2:1। उसी प्रकार अगर बी ने व्यवसाय को छोड़ दिया, बी चला गया तो सेकंड जो है हमारा ए और सी का कितना हो जाएगा 3:1, 3:1। उसी प्रकार अगर मान लीजिए सी चला गया तो क्या हो जाएगा, ए और बी का अनुपात ले लेंगे, ए और बी कितना हो जाएगा 3:2। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि जब हमारा फर्स्ट केस होता है तो हमको कुछ ध्यान ही नहीं देना है, बस जो साझेदार चला गया उसका आप यहां से हटा दीजिए उसका अनुपात। तो जो आपके प्रेजेंट जो आपके साझेदार बचेंगे उनका जो पहले का अनुपात है वही बन जाएगा उस फर्म का नया अनुपात। तो ये कौन से केस में होगा, ये जब हम पहले केस में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस जो केस है इसमें एक बात आपका और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये हम तब यूज कर रहे हैं जबकि जो रेशियो है उसका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर मान लीजिए ये आनुपातिक दिया हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए, बी और सी। ए का दिया है आपका 2:5, बी का दिया है आपका 1:2 और आपका सी का दिया है 3:10। ठीक है। मान लीजिए अगर इस तरह से अनुपात में आपका जो है रेशियो, पुराना रेशियो दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कोई भी साझेदार आपका इसमें से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो आप चुपचाप इसको हटा नहीं सकेंगे। ऐसे करने से आपका जो ये नया अनुपात अगर आप इसको रखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। तो यहाँ पर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे A:B:C है, ए का हमने कितना रखा था बच्चों, ए का रखा था 2/5। ठीक है। तो अब अगर हमको इसमें रेशियो निकालना है, नया लाभ हानि अनुपात निकालना है, उसके लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा हमको इसका एलसीएम, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो एलसीएम आप जब 5, 2 और 10 का एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 10। ठीक है। अब आप पहले इसको सॉल्व करो। 5 कितना 10, 5 2 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 4। ठीक है। यहाँ कितना हो गया आपका 2 5 10। ठीक है। 5 1
5 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 का 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हाँ अब हमारा जो अनुपात आ गया उसको हम 4:5:3 जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये मिटा दो। अब जो आपका अनुपात आ गया 4:5:3। अब आपने क्या किया, अनुपात को एलसीएम निकालकर कर दिया सेम। अब बच्चों इसमें से कोई भी साझेदार चला जाए, ए चला जाए तो नया रेशियो हो जाएगा 5:3। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए बी चला जाए तो आपका अनुपात हो जाएगा 4:3। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिए बी है, सी चला गया तो ए और बी का आप अनुपात ले लोगे तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया 4:5। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जो साझेदार चला जाएगा पुराने साझेदारों का अनुपात वही रहेगा, बस जो चला गया उसका हम अनुपात हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन यानी पहला केस। तो पहला केस आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम सेकंड केस को देखते हैं। तो बच्चों हमारा जो सेकंड केस है वो ये है कि जब अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार एक निर्दिष्ट अनुपात में खरीदते हैं। मतलब अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है उसका जो हिस्सा होता है उस हिस्से को पुराने साझेदार जो है वो किसी निश्चित अनुपात में रख लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं उनका जो ओल्ड रेशियो होता है उनके ओल्ड रेशियो में प्लस हो जाता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब उनकी प्राप्ति, ये हो गया उनका पुराना अनुपात। पुराना अनुपात के साथ हो गया उनको जो भी प्राप्त हुआ है। पुराना अनुपात प्लस उनकी प्राप्ति को आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका नया भाग। ठीक है, पुराने साझेदार का नया भाग कैसे आ रहा है, उनका जो पुराना अनुपात प्लस जो एक्वायर्ड किया उन्होंने वो उन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो उनका नया भाग यहाँ पर निकल आता है और उसके आधार पर हम नया अनुपात यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे तो हमको ये जो सेकंड केस है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, नितिन, मुकेश और महेश लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। महेश अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा नितिन और मुकेश के द्वारा 2:1 के अनुपात में ले लिया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो बच्चों यह है हमारा प्रश्न। इसको हम केस नंबर 2 के अनुसार जो है इसको सॉल्व करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उस साझेदार के हिस्से को जो पुराने साझेदार हैं वो एक निश्चित अनुपात में ले रहे हैं। तो पुराने साझेदार इसे 2:1 के अनुपात में ले रहे हैं। यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, तो देखिए 3 साझेदार हैं, नितिन, मुकेश और महेश। तीनों का जो पुराना अनुपात है वो है 3:2:1। यहाँ पर इन तीनों में से जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो है महेश। महेश जो है वो व्यवसाय को छोड़कर जा रहा है। अब इसका जो हिस्सा है इसके हिस्से को नितिन और मुकेश जो है वो 2:1 के अनुपात में ले रहे हैं। कौन, नितिन और मुकेश। ठीक है, महेश के 1/6, महेश का अनुपात यहाँ पर कितना है 1/6। उस 1/6 का 2/3 जो है वो नितिन ले रहा है और महेश का 1/6 का 1/3 जो है वो मुकेश ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमको एक्वायर्ड निकालना है और उसके बाद हम उनका नया भाग निकालेंगे। तो एक्वायर्ड हमको निकालने के लिए देखिए हमको सबसे पहले महेश का हिस्सा कितना है, तो महेश जो है महेश का भाग कितना है 1/6। अब इस 1/6 का किस अनुपात में ले रहे हैं, ये 2:1 के अनुपात में। ये दोनों किस अनुपात में ले रहे हैं 2:1 के अनुपात में। अब देखिए 1/6 का यहाँ पर हम पहले साझेदारों के नाम लिख लेते हैं। ये हुआ नितिन और ये हुआ मुकेश। ठीक है, नितिन जो है कितना, महेश का
1/6, ठीक है। महेश के 1/6 का 2/3 कौन ले रहा है? नितिन ले रहा है 2/3। और यहाँ पर मुकेश जो है, मुकेश महेश के 1/6 का, ठीक है, कितना ले रहा है? 1/3, ठीक है। ये दोनों जो है एक निश्चित अनुपात निर्धारित करते हैं और इस अनुपात में जो है वो महेश का हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि एक्वायर्ड कितना है, कितनी प्राप्ति दोनों को हो रही है। तो नितिन को जो है 1/6 का 2/3 निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2/18, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पर मुकेश का निकालिए तो 1/18, ठीक है। ये निकल गया दोनों का एक्वायर्ड अनुपात यानी प्राप्ति अनुपात। अब हम उनके पुराने अनुपात से उनके जो एक्वायर्ड है, प्राप्ति है, उसको जोड़ देंगे तो उनका जो है नया हिस्सा निकल जाएगा। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम इस साइड बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड केस चल रहा है। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? एक्वायर्ड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? नया भाग निकालेंगे। तो नितिन का नया भाग, ठीक है, नितिन का नया भाग जो है कितना होगा? नितिन का पुराना भाग कितना है? 3/6। यहाँ पर ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड, ठीक है, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड। ओल्ड रेशियो आ गया 3/6 प्लस नितिन का एक्वायर्ड कितना है? 2/18। कितना प्राप्त किया वो? 2/18, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार जो हमारा कौन है? मुकेश। तो मुकेश का नया भाग कितना हो जाएगा? मुकेश का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6, ठीक है, 2/6 प्लस मुकेश ने कितना प्राप्त किया? 1/18, 1/18, ठीक। चलिए अब इसको हम ऐसे निकालकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नीचे 18, 6 3 18, 3 3 9 प्लस 2, यहाँ हो गया 11/18, ठीक है। ये आ गया आपका 11/18। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एलसीएम यहाँ पर भी आपका आएगा 18, 6 3 18, 3 2 6 प्लस यहाँ पर आ गया 1 और ये आपका हो गया 7/18, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया। तो ये इनका निकल गया नया अनुपात। कितना निकला यहाँ पर? नितिन और मुकेश का नया अनुपात यहाँ पर हमने निकाल लिया है। नितिन और मुकेश का नया अनुपात हमारा आ गया 11/7। इनका जो नया अनुपात आया है वो कितना आ गया? 11/7। तो ये जो है हमारा आंसर है जिसको हमने सेकंड केस से फाइंड आउट किया है। केस नंबर 2, जब जो है अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है उसके हिस्से को किसी निश्चित अनुपात में जब पुराना साझेदार ले लेता है तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? एक्वायर्ड, यानी कितना प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है उसको निकालने के लिए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अनुपात से हम उसको करेंगे गुणा। उसके बाद हम उनकी प्राप्ति अनुपात निकाल लिए। प्राप्ति अनुपात निकालने के बाद हम क्या करेंगे? पुराने साझेदारों के ओल्ड रेशियो से उनका जो एक्वायर्ड रेशियो है उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा नया भाग और उस नए भाग से हमारा आ जाएगा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है दोनों केस यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर देखा जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ 2 ही केस आपको दिमाग में रखना है। पहला केस जब वो पुराने अनुपात में ही रखते हैं तो जो साझेदार चला गया आप उस साझेदार का रेशियो हटा दीजिए, जो बचे साझेदार उनका अनुपात वही रहेगा, ठीक है। यह है हमारा केस नंबर पहला यानी फर्स्ट केस। और जो हमारा केस नंबर 2 है सेकंड केस, उसमें क्या था कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके जाने के बाद उसके हिस्से को पुराने साझेदार किसी निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तब वहां पर हम ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड करते हैं और नया जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग।